जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। वो बहुत अमीर है, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है उसकी। लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया जब वो बारिश में ज्यादा ध्यान न देते हुए काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था। वो एक कॉल में इतना बिजी था कि ध्यान न देते हुए उसने सड़क पर टैक्सी रोकने की कोशिश की। तभी एक हॉर्न बजा जिससे उसकी आंखें चमकी और अचानक से टायर्स के जोर से घिसने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद हमें लुइजा क्लार्क नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक बहुत ही चुलबुली और हंसमुख लड़की है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वो कैफे में एक वेट्रेस है। अपने चटकीले रंगीन कपड़ों में वो चेहरे पर मुस्कान लिए कैफे में कस्टमर्स को कॉफी, चाय, केक्स वगैरह सर्व करती है। उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसकी ठीक कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन कैफे बंद हो गया और उसके बॉस ने माफी मांगते हुए कहा कि अब तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी। फिर हम लुइजा को उसके घर पर देखते हैं जो बहुत मिडिल क्लास था। सब लोग काम करते थे लेकिन फिर भी मुश्किल से बस गुजारा चल रहा था। फिर रात के खाने पर इस बात को लेकर बहस हुई, लेकिन लुइजा की माँ को यकीन था कि वो जल्दी ही कुछ नया ढूंढ लेगी। इसके बाद अगली सुबह लुइजा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से लोकल एथलेटिक्स ट्रैक पर मिली। उसने उसे हौसला देने की कोशिश की और कहा कि रुकना मत, दुनिया में भरी पड़ी है नौकरियां, तुम डरो मत, जरूर नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी ढूंढने की कोशिश लगातार करते रहना। अब लुइजा के पास खोने को था ही क्या, इसीलिए वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गई। मगर वहाँ पता चला कि पिछले कुछ समय में उसने कई नौकरियां ट्राई की, लेकिन कोई भी उसके लिए सही नहीं लग रही थी। अब सिर्फ एक नौकरी बची है जो शायद उसके काम की हो। ऑफिसर ने बताया कि ये केयर टेकर की नौकरी है, यानी कि उसे एक अपाहिज हो चुके आदमी का ख्याल रखना होगा। इसके लिए कुछ खास एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है और ये लुइजा के लिए एकदम परफेक्ट जॉब थी। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे हाँ भी कह दिया। फिर अगले दिन लुइजा नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई। वो जगह एक पुराने समय का महल था। इससे ये भी पता चल रहा था कि यहाँ रहने वाले लोग बेहद अमीर हैं। ये सब चकाचौंध देखकर लुइजा का मिडिल क्लास दिमाग थोड़ा नर्वस हो गया। उसके इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ी ऑकवर्ड रही। उसके इंटरव्यू के दौरान उसकी स्कर्ट भी थोड़ी फट गई। लुइजा अक्सर ऐसी बेवकूफियां करती रहती है। कमिला ट्रेनर जो कि उसका इंटरव्यू ले रही थी, वो औरत बहुत ही शाही और रॉयल पर्सनैलिटी वाली थी। उसके सामने लुइजा की उलझुल हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन लुइजा बेचारी आदत से मजबूर बिना रुके बड़ बोलती रही। उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं था और धीरे धीरे उसकी बातों से कमिला ने उसकी सादगी और मासूमियत का पता लगाया। लुइजा को लगा था कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, लेकिन तभी कमिला ने पूछा कि क्या वो तुरंत काम शुरू कर सकती है। ये सुनते ही लुइजा बहुत खुश हो गई। इसके बाद कमिला ने लुइजा को पूरा घर दिखाया। वहाँ उसने बताया कि ये जॉब असल में उसके बेटे के लिए है, जो 2 साल पहले हुए एक हादसे के बाद हैंडीकैप बन गया था। उसकी नौकरी की छोटी छोटी बारीकियां समझाते हुए कमिला ने साफ कर दिया कि लुइजा का काम एक पेड केयर टेकर का नहीं है। उससे ज्यादा उसे एक दोस्त बनना होगा जो विल के साथ समय बिताए, बातें करे। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगी उसे, लेकिन लुइजा फिर भी खुश थी कि चलो नौकरी तो मिली। फिर जब लुइजा पहली बार विल से मिली तो वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। अपने बिखरे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ विल व्हील चेयर पर बैठा था। सबसे पहले विल ने अपने मुंह से अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जैसे वो जानबूझकर लुइजा को अजीब महसूस करवाना चाहता हो। और जब उसने बोलना शुरू किया तब भी उसकी बातों में मजाक और एक तरह की नफरत थी। यूं सारा दिन एक कुर्सी पर बैठे बैठे उसका मन कड़वा हो गया था। विल के बिना बात के ताने सुनकर लुइजा को अब ये नौकरी इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर घर वापस आने पर लुइजा ने देखा कि सब कुछ बिल्कुल उथल पुथल हो रखा था। घर में सामान फैला हुआ था, किचन बिखर चुकी थी और हर कोई परेशान लग रहा था। लेकिन जैसे ही लुइजा ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। फिर अगले दिन काम पर लुइजा को विल के फिजिकल थेरेपिस्ट नेथन ने समझाया कि तुम्हें विल को उठाने या इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। इस पर लुइजा ने पूछा कि फिर करना क्या है मुझे, तो नेथन के पास भी कोई खास जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि शायद तुम्हारा काम विल को खुश रखना है। मगर लुइजा की विल के साथ पहली बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसने विल को मनाने की कोशिश की कि चलो मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन विल हर बात पर ताना सा मार देता। बहुत रूड भी था वो। फिर उसने सीधा सीधा कहा कि बहुत बकर बकर करती हो तुम, मेरे आसपास हो तो थोड़ा कम बोला करो। इससे अपनी लुइजा का मन और थोड़ा खट्टा हो गया। लुइजा ने कोशिश बहुत की कि दिखाए ना कि उसे बुरा लगा है, लेकिन उसके चेहरे पर ये साफ दिख रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो गार्डन में अकेली बैठकर लंच करती थी, सबसे अलग, खास करके विल से। इतनी बुरी शुरुआत के बावजूद लुइजा ने नौकरी छोड़ने की बजाय काम करने का फैसला किया। हर दिन वो अपने रंगीन कपड़ों में आती और पूरी कोशिश करती कि विल को थोड़ा आराम और खुश महसूस करवा सके। हर दिन विल उसे देखकर और ज्यादा कंफ्यूज लगने लगता। वो सोच
सोच रहा था कि इस लड़की को बिल्कुल बेइज्जती महसूस नहीं होती या सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं इसमें। इसी बीच लुइजा अपनी बहन ट्रीना के साथ विल के बारे में बात कर रही थी। धीरे धीरे बात ट्रीना पर आ गई, जहां उसने बताया कि वो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रही है। मगर ये सुनकर लुइजा परेशान हो गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे घर पर रुककर अकेले ही मम्मी पापा का ध्यान रखना होगा। ट्रीना को भी उसके लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है। उसके लिए ये करना जरूरी था और लुइजा ये समझ रही थी। फिर अगली सुबह लुइजा जब विल के घर पहुंची तब उसे पता चला कि विल के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए थे। ये थोड़ा अलग था और कमिला के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो चाहती ही ना हो कि विल उनसे मिले। जो लोग आए थे वो थे विल का बेस्ट फ्रेंड रूपर्ट और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसिया। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि उनके रिश्ते में खटास तो आई है। इधर लुइजा साइड में खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। लेकिन बात और भी खराब तब हो गई जब रूपर्ट ने बताया कि वो और एलिसिया ना सिर्फ डेट कर रहे हैं बल्कि अब तो दोनों की मंगनी भी हो गई है। वो दोनों ये खबर विल को साथ में देना चाहते थे, मगर विल ये सब सुनकर अंदर से टूट गया। लेकिन उसने हर बार की तरह अपनी भावनाएं अपनी तीखी और ठंडी बातों में छुपा ली। जब एलिसिया वहां से जा रही थी तो उसने लुइजा के सामने कबूल किया कि एक्सीडेंट के बाद वो विल के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं की जा सकती जो खुद मदद लेना ही ना चाहता हो। इस पर लुइजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस बात से सहमत नहीं है। खैर, उनके जाने के बाद लुइजा को दूसरे कमरे से जोर की आवाज आई। वो तुरंत वहां गई और देखा कि विल की फ्रेम्ड फोटोज जमीन पर टूटकर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे विल ने खुद उन्हें गिरा दिया हो। बाद में जब लुइजा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ थी तब भी वो विल के बारे में ही बात कर रही थी। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता बेचारे विल के साथ जिंदगी ने पहले तो इतना बुरा किया, ऊपर से उसका सबसे करीबी दोस्त और उसकी एक्स एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये सब देखकर उस बेचारे को अपनी डिसेबिलिटी का और ज्यादा एहसास होता होगा। उसे विल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन पैट्रिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान कहीं और ही था। असल में उसने लुइजा को नॉर्वे जाने के लिए मना लिया था, जहाँ एक रेस होने वाली है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ हिस्सा लेना चाहता है। लुइजा को पहले इस बारे में पता ही नहीं था और जब उसे पता चला तो वो इतनी घबरा गई कि कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी बात सुनकर पैट्रिक पीछे हटने वाला तो था नहीं, इसीलिए उसने नाटक किया कि मैं बहुत खुश हूँ, वाओ। अब अगले दिन काम पर विल ने लुइजा को उन फोटोज को ठीक करते हुए देख लिया जो उसने कल तोड़ दी थी। उसने तुरंत कहा कि मैं नहीं चाहता ये फोटोज ठीक की जाएं। मैं अब खुद को उस रूप में देखना नहीं चाहता। उसे ऐसी कोई भी चीज पसंद नहीं जो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद दिलाए। इससे वो और ज्यादा अपाहिज महसूस करता है। अब वो लुइजा पर गुस्सा करने लगा कि किससे पूछ के तुम ये ठीक कर रही थी, पागल लड़की। लेकिन इस बार लुइजा भी चुप नहीं रही। उसने भी जवाब दिया और कहा कि पहले तो इस तरह बर्ताव करना बंद करो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ। गुस्से में उसने ये भी बोल दिया कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के बात करने का। मैं बस पैसों के लिए ये नौकरी कर रही हूँ, मुझे बहुत जरूरत है इसलिए। और ये बात मानो विल को छू गई। उसी दोपहर अचानक से विल ने लुइजा को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहा। लुइजा को ऐसी मूवी देखना जिसके अंदर सबटाइटल होते हैं कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। मगर थोड़ी ही देर में वो मूवी उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। इस बारे में उन दोनों ने पहली बार एक ढंग की बातचीत की। इसके बाद तो और भी चौंका देने वाली बात हुई। विल ने कहा कि बाहर चलें क्या थोड़ा। अब उनकी बातचीत बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करने लगे। कमिला ने भी जब ये देखा तो वो बहुत खुश हुई। खैर, फिर हॉस्पिटल की एक ट्रिप के दौरान नेथन ने लुइजा को साफ साफ समझाया कि विल की जिंदगी कितनी मुश्किल है। उसने बताया कि उसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है और सबसे बुरी बात ये थी कि अपनी इस हालत की वजह से वो बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है। साथ ही उसने बताया कि उसे लगातार दर्द होता रहता है, वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता, पता है। अब लुइजा समझ गई कि उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी जितनी विल दिखाने की कोशिश करता है। फिर उस रात जब लुइजा पैट्रिक के साथ मूवी देखने गई तो उसने एक फॉरेन फिल्म देखने के लिए कहा, लेकिन पैट्रिक ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और एक कॉमेडी मूवी की टिकट खरीद ली। खैर, कुछ दिन बाद बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर विल की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और उसके पिता ने लुइजा से कहा कि उस पर नजर रखना। लुइजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मगर जैसे जैसे वक्त बीता उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आधी नींद में विल ने कहा कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कई घंटे बीत गए और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार नेथन वहां पहुंचा और जैसे ही उसने विल की हालत देखी वो बुरी तरह घबरा
घबरा गया। वो तुरंत उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। इसी दौरान लुइजा ने विल की कलाई पर कट मार्क्स देखे और उसे समझ आ गया कि विल अपनी भावनाओं को छुपाता है। वो झूठ बोल रहा है कि सब सही है। जो बेमतलब की बातें वो दूसरों के सामने करता है वो तो बस एक ढोंग है। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। उस रात लुइजा जरूरत न होने